नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है कहानी परों वाली लड़की। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी परों वाली लड़की। जब से बाबूजी का स्वर्गवास हुआ था, बेटे निकुंज ने अम्मा को नीचे के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। वे अपने जीवन के 72 बसंत देख चुकी थीं। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी थी। जब बाबूजी थे तो उनका ज़्यादातर समय बालकनी में बैठे पत्र पत्रिकाएं पढ़ने और सामने पार्क की चहल पहल देखने में ही गुजरता। इसलिए उनके रहते अम्मा को भी ऊपर वाले कमरे में ही रहना पड़ता। मगर अब वे अकेली थीं, सो उन्हें नीचे शिफ्ट कर दिया गया। ऊपर के खाली कमरे के साथ अटैच बाथरूम और किचन भी था। बहुत सोच विचार कर निकुंज ने वहाँ एक किराएदार रखने की सोची। वैसे भी गुड़गांव के उस कमर्शियल एरिया में ऐसे कमरों के लिए बहुत ऊंचे किराए मिल रहे थे। अतः उन्होंने कॉलोनी के किराना स्टोर और सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन लगा दिया। विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि कमरा किसी लड़की को ही दिया जाएगा, बैचलर लड़के को नहीं। यह शर्त अम्मा की ही थी, क्योंकि निकुंज की 16 वर्षीय बेटी यानी उनकी पोती रश्मि सयानी हो रही थी। जवान किराएदार के साथ मकान मालिक की लड़की के भागने की खबरों को बाबूजी ने उन्हें कितनी बार चटकारे लेते हुए अखबार से पढ़कर सुनाया था। इसलिए वे पोती के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थीं। विज्ञापन को ही पढ़कर आज सिया आई थी। चुस्त दुरुस्त, आधुनिक लिबास, हाई हिल, कल्चर में फंसे उलझे से बाल, मुंह में चिंगम, इधर उधर दौड़ती बेपरवाह सी नजरें, बिल्कुल बिंदास रवैया। मैं पास ही की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव थी। देखिए, मैं अकेली ही रहूँगी। साथ ही यह भी क्लियर कर दूं कि मेरी शिफ्ट्स में भी ड्यूटी रहती है। वर्किंग आवर ऑड हैं, सो रात को अक्सर लेट भी हो जाता है। अगर आप लोग इस बात को माइंड करेंगे तो पहले ही बता दें। पिछली जगह मेरे लेट आने से उन लोगों को प्रॉब्लम था। यू नो दिस मिडिल क्लास मेंटालिटी। लड़की के लेट आने को सीधा कैरेक्टर से जोड़ते हैं। सिया आंखें चढ़ाते हुए बोली। सुनते ही अम्मा के कान खड़े हो गए। सिया अम्मा और उनकी बहू गौरी की उपस्थिति लगभग नकारते हुए सारी बात निकुंज से ही कर रही थी, और ये बात अम्मा को जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनके हिसाब से तो लड़की होने के नाते सिया को सभी पूछताछ उनसे या बहू गौरी से ही करनी चाहिए थी। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऊपर का अलग एंट्रेंस है, निकुंज ने कहा। मुझे अपनी कार के लिए पार्किंग अरेंजमेंट भी चाहिए। मैं उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दूंगी। सिया की इस डिमांड पर अम्मा के भीतर स्वसंवाद चलने लगे। ओह, पैसे का बड़ा रौब है इसे। अकेली रहती है, देर से घर लौटती है, पिद्दी भर की चौकरी, और अभी से कार में चलती है। ऊपर से तेवर तो देखो। पता नहीं निकुंज क्यों इस तेज तर्रार लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है। चलता क्यों नहीं कर देता इसे। वैसे भी ऐसी लड़की के घर रहने से रश्मि पर गलत असर पड़ेगा। हमारे पास तो 2 व्हीलर है, हमारी पार्किंग में ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। और हाँ, रूम के साथ किचन भी है, निकुंज ने कहा। वेल, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बाहर या टिफ़िन से ही खाती हूँ, सिया बेपरवाही से बोली। अरे राम रे, कैसी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई मगर खाना भी नहीं पकाती। क्या करेगी अगले घर जाकर। ऐसी लड़कियां ही तो वापस मायके में पटक दी जाती हैं। अम्मा के स्वसंवाद जारी थे। अम्मा के नाक मुंह सिकोड़ने के बावजूद निकुंज ने फाइनल कर लिया। क्या खराबी दिखती है अम्मा तुम्हें इस लड़की में। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, मगर देर रात तक बाहर रहेगी। अरे इसमें नया क्या है अम्मा। आजकल ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों में नाइट शिफ्ट रहती है। 24 घंटे काम चलता है। लड़का हो या लड़की, काम सबके लिए बराबर रहता है। मगर बस, अब ये अगर मगर छोड़ो अम्मा, कहकर निकुंज ऑफिस चला गया। लेकिन उस दिन से अम्मा की नींदें हराम हो गईं। सिया उनके घर शिफ्ट हो चुकी थी। उसका आधुनिक, बिंदास, बेपरवाह रवैया अम्मा की आंखों की किरकिरी बना हुआ था। आज सूरज की पहली किरण के साथ ही अम्मा का ध्यान, स्नान, जप तप आरंभ हो चुका था। मगर सिया अभी तक घर नहीं लौटी थी। पूजा करते हुए अम्मा की नज़रें अपने बांके बिहारी की मनोहारी चितवन पर कम और घड़ी की ओर ज़्यादा लगी हुई थी। तभी बाहर
कार के रुकने की आवाज़ आई। इस पर जर्जर काया अम्मा बड़ी फुर्ती से उठकर खिड़की की ओर दौड़ी। देखा तो सिया कार में बैठे दो लड़कों को हंस हंस कर सी यू बाय कर रही थी। अम्मा के दुखते घुटनों ने भले उस वक्त उनका साथ दिया हो, मगर नजरें दगा दे गईं। कार में कौन लड़के बैठे थे वे देख नहीं पाई। सिया ने आकर उड़ती सी नज़र खिड़की की ओर से झांक रही अम्मा पर डाली और उन्हें इग्नोर कर कुछ गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसके बाद शुरू हुआ उनका बड़बड़ जाप। नाम कैसा पावन और कर्म कैसे कुलच्छनियों वाले। सच कहते हैं गुरुजी, कलयुग पूरे जोर पर है। माँ बाप ने भी लाज शर्म बेच खाई है। ऐसी परकटियों को खुली गाय की तरह छोड़ रखा है। रात रात भर पराए मर्दों के साथ उठती बैठती हैं। क्या जमाना आ गया है, राम राम। वे ठहरी बुजुर्ग अनुभवी महिला भला एक अदना सी छोकरी को यूं सस्ते में कैसे छोड़ देती। सो शाम को उन्होंने सिया को सीढ़ियों से उतरते हुए थाम लिया। क्यों बेटी, घर में कुछ तंगी है क्या, जो माँ बाप ने इतनी दूर एक जवान जहान लड़की को अकेले नौकरी करने भेज दिया? इस उम्र में तो तुम्हारे हाथ पीले होकर बाल बच्चे हो जाने चाहिए थे। सुनकर सिया का पारा चढ़ गया, मगर उसने अम्मा की उम्र का लिहाज कर खुद को संयत कर लिया। उसे चुप देख अम्मा की हिम्मत और बढ़ी। वैसे ऐसा कौन सा काम करती हो जो रात रात भर घर से बाहर रहना पड़ता है और जवान लड़के घर तक छोड़ने आते हैं? अब तो सिया ने अम्मा की बोलती बंद करने की ठान ली। आंटी जी, मैं कस्टमर केयर का काम करती हूँ, यानी ग्राहकों की सेवा। और ग्राहक तो कोई भी हो सकता है, जवान या बूढ़ा। सिया ने आंखें मटकाते हुए जिस अंदाज से जवाब दिया, उसे सुन अम्मा का खून ऐसा खौला कि क्या बताएं। शाम को बहू से बीपी नपवा रही थीं। उस दिन के बाद से अम्मा की पैनी नजरें और तेज कान सिया के आए जाए की खबर रखने में लग गए। कब आ रही है, कौन छोड़कर जा रहा है, क्या पहना है, सिया भी सब समझ रही थी। अब तो वह भी जानबूझकर मस्ती के लिए अम्मा के संग तफरी लेने लगी थी। कोई शॉर्ट ड्रेस पहनती तो अम्मा से पूछती, क्यों अम्मा, अच्छी लग रही हूँ ना, कहो तो आपके लिए भी ला दूँ। कभी उनके सामने ऐसे लड़खड़ाती हुई निकल जाती जैसे पीकर आई हो। अम्मा का त्योरियां चढ़ा चेहरा देखने में उसे मजा आता। अम्मा जब जब उसकी चुगली बेटे बहू से करती, मगर वे दोनों अम्मा की बातों को उम्र का तकाजा समझकर अनसुना कर देते। कुछ दिनों से अम्मा नोटिस कर रही थीं कि उनकी पोती रश्मि की सिया से खूब छलने लगी थी। वह सिया दी कहकर उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। वे उसे रोकती टोकती, मगर रश्मि नहीं सुनती। उस दिन तो आग में मन भर घी पड़ गया जब रश्मि ने अपने लंबे घने बालों को शॉर्ट लेंथ लेयर कट करा लिया। अम्मा भभक पड़ी, क्या इसी दिन के लिए मैंने तेरे सिर में देसी घी की मालिशें करी थीं? यह जरूर उस परकटी का असर है। आज भुनभुनाई अम्मा ने आपा खोकर बेटे से दो टूक कह दिया, देख निकुंज, अगर अपनी छोरी को बचाना चाहता है तो ऐसी परकटी को निकाल बाहर कर। अगर वो इसके नक्शे कदम पर चलने लगी तो कह देती हूँ नाक कट जाएगी तेरी। जब देखो उसी के आगे पीछे घूमती रहती है। आज तो गजभर लंबे बाल भी कटा आई। बस करो अम्मा, बहुत हुआ। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हो। तुम्हें अपनी पोती की इज्जत की बड़ी चिंता है तो थोड़ी इज्जत दूसरों की बेटी को भी देना सीखो। सालों बाद बेटे की तेज आवाज़ सुन अम्मा सख्ते में आ गई। जाने क्या जादू कर दिया है उसने सब पर। उस दिन तेरी आँख खुलेगी जब रश्मि भी उसकी तरह बन जाएगी। काश ऐसा हो जाए अम्मा। अगर रश्मि भी उसकी तरह बन जाए तो मुझे उस पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें पता है, देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल से MBA किया है उसने। बहुत होशियार और आत्मनिर्भर लड़की है। इतनी सी उम्र में इतने अच्छे पद पर है वह। मैंने ही रश्मि से कहा था कि सिया दीदी से करियर गाइडेंस लो। वह रश्मि को बहुत अच्छे से समझा भी रही है और उसकी पढ़ाई में मदद भी कर रही है। रही बात बालों की, तो रश्मि ने बाल कटाने से पहले हमारी इजाज़त ली थी। उसके बाल हैं, वह जैसे रखना चाहे रखे। बच्चों को इतनी छूट तो देनी ही चाहिए, कहकर निकुंज चलते बने। बस उस दिन के बाद अम्मा ने मौन व्रत धारण कर लिया, यानी मौन भी और व्रत भी। बेटे से बातचीत बंद कर दी और बहू के हाथ का पका खाना भी छोड़ दिया। खुद पकाती खाती। माँ बेटे के कोल्ड वॉर को समाप्त करने के लिए गौरी ने निकुंज से कहा, एक किराएदार के पीछे क्यों अम्मा को दुखी करते हो?
जानते हो कितनी जिद्दी हैं वे। घर की शांति भंग हो गई है सिया के पीछे। मैं तो कहती हूँ उसे निकालो, तभी अम्मा का फूला मुंह उतरेगा। हम कोई नया किराएदार ढूंढ लेंगे। पर निकुंज भी अड़ गए। घर की शांति सिया के कारण नहीं, बल्कि अम्मा की छोटी मानसिकता के कारण भंग हो रही है। जरा सोचो, कल को हमारी बेटी को भी पढ़ने लिखने या नौकरी करने घर से दूर किसी दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है, कहीं किराए के घर में रहना पड़ सकता है। तब उसके ऊपर भी कोई ऐसे उंगली उठाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हमें तो चाहिए कि हम सिया को एक परिवार जैसा सौहार्दपूर्ण सुरक्षित माहौल दें, ताकि वह खुद को अकेली न समझे। तभी तो हम भी भविष्य में किसी और से अपनी बेटी के लिए ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं। बात सही थी। गौरी भी चुप हो गई। निकुंज कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर गए हुए थे और रश्मि मामा के घर। अम्मा रसोई में चाय बना रही थीं। तभी अचानक से गौरी के कराहने की आवाज़ आई। अम्मा! अम्मा ने जाकर देखा तो पाया गौरी बाथरूम में फिसल गई थी। उसकी कमर में असहनीय दर्द था। वो खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। घर में गौरी के अलावा बस अम्मा ही थीं। वे सन्न रह गईं। कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करें। तभी सिया गौरी की चीख सुनकर भागी भागी आ गई। दोनों ने किसी तरह सहारे से गौरी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। घबराहट में अम्मा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उधर गौरी दर्द से बेहाल हो रही थी। सिया ने गौरी को तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। उसने बड़ी सावधानी से कार की बैक सीट पर गौरी को लिटाया और अम्मा को आगे बैठने का निर्देश दिया। इस वक्त लाचार अम्मा किसी भी तरह के सवाल जवाब करने में असमर्थ थीं। सिया धीरे धीरे गाड़ी ड्राइव करते हुए अस्पताल की ओर चल दी। गौरी को सिया ने एडमिट कराया। एक्सरे एमआर सब हुआ। स्लिप डिस्क हुआ था, पंजे में भी फ्रैक्चर था। अम्मा के तो हाथ पांव फूल गए। उन्हें तो फॉर्म भरना तक नहीं आता था। अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज़, सारे टेस्ट सभी सिया ही निपटा रही थी। घर के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उसने बड़ी ही कुशलता से सारी स्थिति संभाली। पैसों की सोच अम्मा को याद आया कि जल्दी में घर से निकलते हुए वे पैसे लेना ही भूल गई थीं। उन्होंने घर जाकर पैसे लाने की बात की तो सिया बोली, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने कार्ड से सारे पेमेंट कर दिए हैं। अम्मा दम साधे खड़ी रही और सिया सब व्यवस्थाएं करती चली गई। ऑफिस से छुट्टी लेकर वह पूरे दिन वहीं बनी रही और उन दोनों का हर तरह से ख्याल रखती रही। अम्मा दोहरे सदमे में थी। पहला तो इस दुर्घटना का और दूसरा सिया के आगे छोटी पड़ जाने का। जिस सिया के लिए उनके मन में जरा भी सम्मान नहीं था, जिसे वे आजकल की बिगड़ैल, लापरवाह, परकटी लड़की समझती थीं, आज वही उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं थी। अम्मा बैठी बैठी सोच रही थीं, कितने अच्छे से इसने सारी स्थिति संभाल ली। हजारों रुपए का पेमेंट तक कर डाला। 1 मिनट भी नहीं लगाई सोचने में। ऐसे तो हम कोई सगे रिश्तेदार भी नहीं हैं, मकान मालिक ही तो हैं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना। गौरी की खबर सुनकर शाम तक निकुंज और रश्मि दोनों लौट आए थे। निकुंज ने सिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया। जब उन्होंने अम्मा की ओर देखा तो उन्होंने नज़रें झुका ली। झुकी नज़रें कह रही थीं कि आज उन्होंने सिया की योग्यता के आगे अपने हथियार डाल दिए। गौरी को कुछ दिन अस्पताल रहना पड़ा। सिया इस दौरान किसी मजबूत स्तंभ की तरह उनके साथ खड़ी रही। धीरे धीरे समय के साथ सब सामान्य होता जा रहा था। गौरी की तबीयत भी सुधर रही थी। आज निकुंज जब ऑफिस से घर लौटे तो अम्मा के कमरे से आ रही आवाज़ पर उनके कान लग गए। वे रश्मि को समझा रही थीं, देख बिटिया, तू पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगा और अपनी सिया दीदी जैसी बन। इससे तेरा यह घर भी तरेगा और अगला भी। सुनकर निकुंज अंदर चले गए। अरे अम्मा, क्या गजब कर रही हो? क्यों रश्मि को उस परकटी की तरह बनने की सलाह दे रही हो? अरे ना, वह परकटी नहीं है, वह तो परों वाली लड़की है, बिल्कुल परी जैसी। मैं तो चाहूँ कि तेरी लाडो भी उसकी तरह परी बन ऊंची उड़ान भरे। अम्मा का बदला सुर सुन सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। अभी आप सुन रहे थे कहानी परों वाली लड़की।